नमस्कार। अर्थव्यवस्था पर हमारी इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। आज हमारे हाथ में कुछ हाथ से लिखे नोट्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, मतलब समष्टि अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांतों पर। हाँ, हमारा मिशन है कि इन भारी भरकम लगने वाले विचारों को थोड़ा सरल बनाया जाए, समझने लायक बनाया जाए। बिल्कुल। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये नोट्स एक तरह से पूरी अर्थव्यवस्था को देखने का नजरिया देते हैं। जीडीपी, राष्ट्रीय आय, ये वो शब्द हैं जो हमारी नौकरियों, हमारी बचत, यहाँ तक कि सरकार की नीतियों को भी सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। सही। तो आज हम इन शब्दों के पीछे छिपे क्यों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए ऐसे खोलते हैं। इन नोट्स में जो पहली चीज मुझे दिलचस्प लगी वो थी वस्तुओं का वर्गीकरण। अंतिम वस्तुएं और मध्यवर्ती वस्तुएं, मतलब फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। हाँ, तो अंतिम वस्तुएं तो वो हो गईं जो हम और आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे डबल रोटी, कपड़े या एक कार। और मध्यवर्ती वस्तुएं, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वो है जो अंतिम वस्तु बनाने की प्रक्रिया में बीच में इस्तेमाल होती हैं। जैसे डबल रोटी के लिए आटा। हाँ, या कार बनाने के लिए स्टील। इन्हें उसी साल आगे उत्पादन में इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक है, पर यहाँ मेरा एक सवाल है। नोट्स कहते हैं कि अर्थव्यवस्था का साइज नापने के लिए हम सिर्फ फाइनल गुड्स की कीमत जोड़ते हैं। पर एक मिनट, अगर हम सिर्फ डबल रोटी की कीमत गिन रहे हैं तो क्या हम उस किसान की मेहनत को नजरअंदाज नहीं कर रहे जिसने गेहूं उगाया? बहुत अच्छा सवाल है, और ये सीधे उस सबसे बड़ी समस्या पर चोट करता है जिससे अर्थशास्त्री जूझते थे, दोहरी गणना या डबल काउंटिंग की समस्या। डबल काउंटिंग। हाँ, नोट्स में इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। मान लीजिए किसान ने 3,000 रुपए का गेहूं बेचा। ठीक है। चक्की वाले ने उसे पीसकर 5,000 रुपए का आटा बना दिया, और फिर बेकर ने उस आटे से 6,500 रुपए की डबल रोटी बना दी। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, 3,000, 5,000 और 6,500, तो ये तो 14,500 रुपए हो जाएगा। ये तो गलत लग रहा है। बिल्कुल गलत, क्योंकि जब चक्की वाले ने 5,000 रुपए का आटा बेचा तो उसमें किसान के 3,000 रुपए का गेहूं वो पहले से शामिल था। अच्छा। और जब बेकर ने 6,500 की डबल रोटी बेची तो उसमें 5,000 का आटा पहले से ही शामिल था। हम एक ही चीज की कीमत को बार बार गिन रहे हैं। मतलब गेहूं 3 बार गिना गया और आटा 2 बार। सही पकड़ा। इसीलिए हम सिर्फ अंतिम उत्पाद का मूल्य लेते हैं, यानी 6,500 रुपए, क्योंकि उसमें पिछली सभी लागतें और मेहनत अपने आप जुड़ी हुई हैं। अच्छा, तो हम किसी की मेहनत को नजरअंदाज नहीं कर रहे बल्कि उसे सही तरीके से गिन रहे हैं। ठीक है, ये साफ हो गया। तो ये तो हुई बनने की बात, लेकिन इस प्रक्रिया से किसी न किसी की आय भी तो बनती है। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं। बिल्कुल सही। उत्पादन से ही आय पैदा होती है। नोट्स में कई तरह की आय का जिक्र है, लेकिन शुरुआत करते हैं व्यक्तिगत आय यानी पर्सनल इनकम से। तो आसान भाषा में कहें तो टैक्स कटने से पहले मेरी सैलरी, किसी प्रॉपर्टी से आया किराया, बैंक डिपॉजिट से मिला ब्याज, इन सब को मिलाकर जो बना, वो है आपकी व्यक्तिगत आय। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, निजी आय या प्राइवेट इनकम। इसमें व्यक्तिगत आय के साथ साथ वो पैसा भी शामिल होता है जो कंपनियां कमाती हैं लेकिन शेयर होल्डर्स को नहीं बांटती। अच्छा, जिसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स कहते हैं। हाँ, और इसमें कॉर्पोरेट टैक्स भी शामिल होता है। तो निजी आय एक ज्यादा बड़ा दायरा है। ठीक है, तो जो पैसा मेरी पर्सनल इनकम है वो कागज पर मेरी आय है, पर मैं वो सारा पैसा खर्च तो कर नहीं सकता। सरकार पहले उसमें से अपना हिस्सा लेती है टैक्स के रूप में। सही। तो असल में जो पैसा मेरी जेब में बचता है, जैसे मैं चाहे तो खर्च करूं या बचाऊं, वो तो कुछ और ही होगा ना। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और उसी को अर्थशास्त्री कहते हैं प्रयोज्य आय या डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम। ये वो असली पैसा है जो आपके हाथ में आता है इनकम टैक्स और दूसरे भुगतान चुकाने के बाद। इसका सूत्र बहुत सरल है, प्रयोज्य आय बराबर है उपयोग और बचत। बिल्कुल। इस पैसे का आप दो ही काम कर सकते हैं, या तो खर्च करेंगे या बचाएंगे। और असल में यही वो नंबर है जिसे कंपनियां और सरकारें सबसे ज्यादा देखती होंगी। निश्चित रूप से। अगर लोगों की डिस्पोजेबल इनकम नहीं बढ़ रही तो आप गाड़ियों, फ्रिज या फोन की बिक्री में बढ़ोतरी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। ये किसी भी देश की खपत करने की क्षमता का सबसे बड़ा इंडिकेटर है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो एक व्यक्ति की आय से अब पूरे देश की आय पर आते हैं। यहाँ पर वो शब्द आते हैं जो हम न्यूज में हर रोज सुनते हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी। ये सब क्या है? ये हमेशा कंफ्यूजिंग लगता है। चलिए इसे आसान बनाते हैं। पहले सिर्फ दो को पकड़ते हैं, जीडीपी और जीएनपी। ठीक है। जीडीपी का मतलब है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
इसका मतलब है भारत की भौगोलिक सीमाओं के अंदर एक साल में कुल कितनी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ। मतलब घरेलू यानी डोमेस्टिक शब्द सबसे जरूरी है। हाँ, चाहे उसे कोई भारतीय कंपनी बनाए या कोई विदेशी कंपनी, अगर वो भारत की जमीन पर बन रहा है तो वो भारत की जीडीपी का हिस्सा है। तो इसे हम भारत की भौगोलिक कमाई कह सकते हैं, जी। जो कुछ भी देश के नक्शे के अंदर बन रहा है। बहुत अच्छा तरीका है इसे याद रखने का। अब आते हैं जीएनपी पर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। राष्ट्रीय? हाँ, ये देश के नागरिकों द्वारा की गई कमाई है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो। अच्छा। इसमें वो भारतीय भी शामिल हैं जो अमेरिका में काम कर रहे हैं, लेकिन वो विदेशी शामिल नहीं हैं जो भारत में काम कर रहे हैं। तो जीएनपी को आप भारतीयों की नागरिक कमाई कह सकते हैं। वाह! तो जीडीपी भारत की जमीन की कमाई है और जीएनपी भारत के लोगों की कमाई है। इन दोनों के बीच का अंतर हमें क्या बताता है? इन दोनों के बीच का अंतर, जिसे NFIA कहते हैं, हमें ये बताता है कि हमारे लोग बाहर से कितना पैसा देश में भेज रहे हैं और विदेशी लोग हमारे देश से कितना पैसा बाहर ले जा रहे हैं। समझ गया। अब इन शब्दों में सकल यानी ग्रॉस और शुद्ध यानी नेट का क्या मतलब है, जैसे जीडीपी और एनडीपी? इसका ताल्लुक है मूल्यह्रास से, जिसे आम भाषा में डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन? मतलब घिसावट। हाँ, सोचिए एक फैक्ट्री में जो मशीनें लगी हैं वो साल भर काम करने के बाद भी वैसी ही नई तो नहीं रहेंगी। बिल्कुल। उनमें टूट फूट होगी, उनकी कीमत घटेगी। उत्पादन प्रक्रिया में होने वाली इसी घिसावट को डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो ग्रॉस का मतलब है कि हमने इस घिसावट को नजरअंदाज कर दिया है। बिल्कुल। ग्रॉस एक बड़ी ऊपरी तस्वीर देता है, लेकिन अगर आप उत्पादन की ज्यादा सच्ची तस्वीर चाहते हैं तो आपको इस घिसावट की कीमत को कुल उत्पादन में से घटाना होगा। और जब हम ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटाते हैं तो हमें नेट यानी शुद्ध मूल्य मिलता है। सही। तो जीडीपी में से डेप्रिसिएशन घटाया तो एनडीपी मिला, और जीएनपी में से डेप्रिसिएशन घटाया तो एनएनपी मिला, और एनएनपी को ही असल में राष्ट्रीय आय माना जाता है। वाह, ये तो अब काफी हद तक साफ हो गया है। इन नोट्स में कुछ चित्र भी हैं जो दिखाते हैं कि ये सारा पैसा अर्थव्यवस्था में घूमता कैसे है। इसे आय का चक्रीय प्रवाह कहा गया है। ये देखने में बड़ा जटिल लगता है, पर इसका मूल विचार बहुत सरल है। ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था कोई एक सीधी रेखा नहीं है, बल्कि एक चक्र है। एक पहिए की तरह। हाँ, एक पहिए की तरह जो घूमता रहता है। उत्पादन से आय बनती है, आय से खर्च होता है, और उसी खर्च से फिर से उत्पादन की मांग पैदा होती है। नोट्स में 2 क्षेत्रीय, 3 क्षेत्रीय और 4 क्षेत्रीय मॉडल की बात है। हाँ, ये अर्थव्यवस्था को समझने के चरण हैं। सबसे सरल मॉडल में सिर्फ 2 खिलाड़ी हैं, परिवार और फर्में। परिवार फर्मों को अपना श्रम देते हैं, बदले में फर्में उन्हें आय देती हैं। फिर परिवार उसी आय को फर्मों के बनाए सामान पर खर्च कर लेते हैं, और पैसा घूमकर वापस फर्मों के पास आ जाता है। बिल्कुल। फिर इसमें तीसरा खिलाड़ी यानी सरकार आ जाती है। सरकार टैक्स लगाकर इस चक्र से कुछ पैसा, सही, और फिर उस पैसे को सड़कें, स्कूल बनाने में वापस चक्र में डाल देती है। और चौथे मॉडल में हम शेष विश्व को भी शामिल कर लेते हैं। हम विदेशों से सामान खरीदते हैं, मतलब आयात, तो पैसा चक्र से बाहर जाता है। और जब हम उन्हें अपना सामान बेचते हैं, मतलब निर्यात, तो पैसा चक्र में वापस आता है। हाँ, और इसी से 2 और दिलचस्प शब्द आते हैं, भरण यानी इंजेक्शंस और क्षरण यानी लीकेजेस। ये मुझे बड़े दिलचस्प लगे। ये क्या है? ये इस चक्रीय प्रवाह को समझने की चाबी है। इसे एक बाल्टी में पानी की तरह सोचिए। अर्थव्यवस्था वो बाल्टी है और पैसा वो पानी। ठीक है। क्षरण या लीकेजेस बाल्टी में छेद की तरह हैं, जिनसे पानी बाहर निकल रहा है। जैसे आपकी बचत, क्योंकि जो पैसा आपने बैंक में रख दिया वो तुरंत खर्च नहीं हो रहा। सरकार को दिया गया टैक्स, वो भी एक क्षरण है। और विदेशों से खरीदा गया सामान यानी आयात। तो ये सब लीकेजेस हैं। हाँ, और भरण यानी इंजेक्शंस वो नल है जिनसे बाल्टी में पानी भरा जा रहा है। बिल्कुल, ऐसी कंपनियों द्वारा किया गया निवेश, जब वो नई फैक्ट्री लगाती हैं। सरकार का खर्च। हाँ, जब वो नई सड़कें बनवाती हैं। और हमारा निर्यात, जिससे विदेशी पैसा हमारे देश में आता है। और अर्थव्यवस्था का संतुलन इसी पर टिका है। बिल्कुल, अगर इंजेक्शंस और लीकेजेस बराबर हैं तो अर्थव्यवस्था स्थिर रहेगी। अगर इंजेक्शन ज्यादा है तो अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा। अगर लीकेजेस ज्यादा हैं तो अर्थव्यवस्था सिकुड़ जाएगी। ठीक है, हमने ये सारे सिद्धांत तो समझ लिए, लेकिन असल दुनिया में अर्थशास्त्री इस विशाल राष्ट्रीय आय की गणना करते कैसे हैं? नोट्स में 2 तरीकों पर खास जोर दिया गया है। हाँ, मुख्य रूप से 3 विधियां हैं, लेकिन नोट्स 2 पर फोकस करते हैं।
पहली है उत्पादन विधि या मूल्यवर्धित विधि, वैल्यू एडेड मेथड। ये उसी दोहरी गणना की समस्या का समाधान है। मतलब हम हर स्टेज पर सिर्फ उस अतिरिक्त मूल्य को गिनते हैं जो जोड़ा गया है। बिल्कुल। चलिए अपनी डबल रोटी वाले उदाहरण पर वापस चलते हैं। किसान ने 3,000 रुपए का गेहूं उगाया, तो उसका मूल्यवर्धन हुआ 3,000 रुपए। ठीक है। चक्की वाले ने 3,000 का गेहूं लिया और उसे 5,000 का आटा बना दिया, तो उसने कितना अतिरिक्त मूल्य जोड़ा? 2,000 रुपए। सही। फिर बेकर ने 5,000 का आटा लिया और 6,500 की डबल रोटी बना दी, उसने कितना मूल्य जोड़ा? 1,500 रुपए। अब इन सभी मूल्यवर्धनों को जोड़िए। 3,000 जमा 2,000 जमा 1,500। अरे हाँ, ये तो 6,500 रुपए आता है, जो कि अंतिम उत्पाद का मूल्य है। ये तो कमाल है। यही इस विधि की खूबसूरती है। अब दूसरी विधि है आय विधि, यानी इनकम मेथड। इसका नजरिया बिल्कुल अलग है। इसका मानना है कि उत्पादन प्रक्रिया में जो भी मूल्य पैदा होता है वो अंततः किसी न किसी की आय बनता है। कैसे? वो 6,500 रुपए जो डबल रोटी बेचकर मिले वो कहीं हवा में तो नहीं गए। उसका कुछ हिस्सा मजदूरों को तनख्वाह के रूप में मिला, कुछ हिस्सा जमीन के मालिक को किराए के रूप में, कुछ पैसा बैंक को ब्याज के रूप में, और जो बचा वो उद्यमी का मुनाफा बन गया। तो अगर हम देश में सभी की आय, मजदूरी, किराया, ब्याज और मुनाफा को जोड़ दें तो हमें वही राष्ट्रीय आय मिलनी चाहिए जो उत्पादन विधि से मिली थी। सिद्धांत रूप से दोनों का परिणाम एक ही होना चाहिए। तो आज हमने वाकई एक लंबा सफर तय किया है। एक डबल रोटी के उदाहरण से शुरू किया और ये समझने तक पहुंचे कि किसी देश के पूरे आर्थिक उत्पादन को कैसे मापा जाता है। हाँ, और ये भी देखा कि कैसे एक व्यक्ति की जेब में बचा पैसा यानी प्रयोज्य आय देश की विशाल जीडीपी से जुड़ा हुआ है। अंत में ये नोट्स यही दिखाते हैं कि अर्थव्यवस्था बस करोड़ों लोगों के खरीदने और बेचने का एक बेतरतीब झुंड नहीं है। यह एक प्रणाली है, एक चक्रीय प्रवाह जहां हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। हर बार जब आप पैसा खर्च करने के बजाय बचाते हैं या सरकार टैक्स बढ़ाती है तो ये उस पूरे चक्कर की गति को थोड़ा सा बदल देती है। तो एक आखिरी सवाल मन में आता है। ये नोट्स अर्थव्यवस्था के बड़े साफ सुथरे सूत्र और मॉडल दिखाते हैं, जैसे बाल्टी में पानी आ रहा है, जा रहा है, लेकिन असल दुनिया तो इतनी साफ सुथरी नहीं होती। तब क्या होता है जब कोई अप्रत्याशित चीज इस प्रवाह को बुरी तरह से बाधित कर देती है, जैसे कोई नई तकनीक जो लाखों नौकरियां खत्म कर दे, या एक वैश्विक महामारी जो व्यापार को ही रोक दे। और यहीं पर आर्थिक सिद्धांत का वास्तविकता से सामना होता है। ये साफ सुथरे चक्र और समीकरण असल दुनिया की उथल-पुथल का सामना कैसे करते हैं? क्या ये मॉडल टूट जाते हैं या हमें कुछ नया सिखाते हैं? इन मॉडलों की सीमाओं और शक्तियों का असली परीक्षण तभी होता है जब व्यवस्था में कोई बड़ा झटका लगता है। और शायद यही वो सवाल है जिस पर हमारे श्रोताओं को सोचना चाहिए।